बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर, लगातार तीसरी बार हुई ममता बनर्जी की वापसी। नंदीग्राम संग्राम में हुई दीदी की हार, बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 3 सांसदों की हार। झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हुई मतगणना के परिणाम घोषित। तो मधुपुर में जेएमएम के हफीजुल हसन 5292 मतों से जीते। बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को मिली हार। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत के बाद व्यक्त किया जनता का आभार। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत जारी। गिरिडीह में अस्पताल से चोरी हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की छानबीन में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी की इस हार ने बिहार में विपक्ष में बैठे दलों को बीजेपी पर वार करने का खुला मौका दे दिया। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब पलटवार किया। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए बंगाल की जनता को देश को बचाने के लिए बधाई दी। साथ ही बीजेपी की हार पर बिहार की जनता को बंगाल की जनता से सीखने की नसीहत दी। शांत जी को भी बधाई दूं और ममता दीदी के साहस को, अकेला निर्णय लेने वाली ताकत, जो ले लिया सो ले लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकेला चलो रे बंधु। सही माने में रविन्द्रनाथ टैगोर की अदम्य साहस की एक उपलब्धि है ममता बनर्जी बंगाल, जिन्होंने बंगाल को तो बचाया ही, भारत को भी बचाया। इसके लिए ममता दीदी और बंगाल की जनता को सैल्यूट करते हैं और बिहार को और बिहार की जनता को बंगाल से सीखे इसकी अपेक्षा करते हैं। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार आप हर दिन क्यों करते? चुनाव में कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी करनी में फर्क। वैक्सीन अभी आपने बीजेपी स्टेट में दिया और बिहार में नहीं दिया। आपने अन्य जगह सिलेंडर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह दवाई की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अपने बीजेपी राज्यों में बेड की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को करारी शिकस्त का इस दौरान सामना करना पड़ा। बीजेपी के इस हार ने बिहार में विपक्ष में बैठे दलों को बीजेपी पर वार करने का खुला मौका दिया है और पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब बिहार में भी राजनीति इस पर की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल की घोषित हुए हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से बीजेपी पर वार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने की इस दौरान कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पे देखिए, पश्चिम बंगाल पे पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी और पड़ोसी राज्य है बिहार। वैसे में बिहार की सियासत की बंगाल से होकर के ही जाती है और जो भी नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं है। इसलिए क्योंकि उन लोगों को उम्मीद थी कि दीदी इस बार एक और फिर सरकार बना लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे, जितनी रैलियां की थी, उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार जो क्षेत्रीयता का जो मुद्दा है वो कहीं राष्ट्रीय मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए। लेकिन ये भी जो था कि बिहार के अंदर जिस तरह से प्रशांत किशोर बंगाल गए उन्होंने जो दावे कर रहे थे प्रशांत किशोर, वो बातें सही निकली और उन्होंने कहा था कि अब वो काम छोड़ देंगे। लिहाजा पप्पू यादव भी लगातार ये कह रहे थे
कि ममता दीदी की वहां सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाकर चाहे जितने दावे कर ले। मुख्य प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार कह रहे थे पप्पू यादव कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, हर चुनाव में वो झूठ बोलते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बंगाल के मुद्दे को हर दिन राजधानी पटना में, बिहार के अलग अलग जिलों में और जो भी जो बॉर्डर इलाका है पश्चिम बंगाल से जो हमारा इलाका बिहार सकता है, वो सियासत वहां की गर्म थी। तो इसलिए हर मामले में आप देखिए कि पप्पू यादव सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। नतीजे साफ है, नतीजों के मुताबिक आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस को 48.2% वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 37.2, यानी कि सरकार इस बार तृणमूल कांग्रेस की बनेगी। भाजपा ने अच्छा मेहनत किया है, 73 सीटें का इजाफा हुआ है। पिछले लोग विधानसभा की बात करें तो 76 सीटें पहुंची है। तो कहीं ना कहीं 3 सीटों से 76 सीटों तक पहुंचना ये बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा नुकसान लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ है, जहां पर पिछली दफा उनके पास 76 सीटें थी, इस बार नहीं है। तो इस बार जो लग रहा था कि मोदी, अमित शाह, देश के सभी केंद्रीय मंत्री, एक तरफ कोरोना का कहर था, दूसरी तरफ ये बंगाल का लहर है। तो इस कोरोना के कहर और लहर के बीच में जो सियासी जंग है वो खूब फल फूल रहा था। गौतम, पप्पू यादव ने सीधे तौर से इस दौरान प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सौतेलापन जैसा व्यवहार किया जाता है बिहार के साथ। देखिए, पप्पू यादव लगातार हर दिन एवरी डे पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोसते रहते हैं, इसलिए क्योंकि धरातल पर वो जाते हैं। पप्पू यादव ग्राउंड कहते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो पप्पू यादव अभी देखिए कल उन्होंने आरा का दौरा किया, आरा के अस्पतालों का दौरा किया और आरा के दौरे पे जहां पर उसी आरा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी एक चुनावी सभा की थी और लोगों से पूछा था कि मैं कितना करोड़ दूं, मैं कितना करोड़ दूं। और ये लगातार ये बातें सुर्खियां बनी थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अंत में जाके कहा था कि 1000 करोड़ दूं या 10,000 करोड़ दूं। तो इसलिए आज वो हकीकत जब वो आरा गए, आरा के अस्पताल का निरीक्षण किया, कोरोना के जो मरीज जंग जीत रहे हैं, इसी बात पर उन्होंने कहा कि जिस धरती पर बाबू वीर कुंवर सिंह रहे हो, जिस धरती पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के 200,000 करोड़ का वादा किया था, बिहार को विशेष राज्य का वादा किया था, बिहार को स्पेशल स्टेट की बात कही थी, वहां आज अस्पतालों के लिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो कहीं बेड की किल्लत है, कहीं बेड है तो ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन है तो दवा नहीं मिल रही। तमाम चीजें अगर मिल रही है तो एम्बुलेंस के कारण नहीं पहुंच पा रहे। तो मतलब कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो संरक्षक है पप्पू यादव, वो लगातार हर अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने ये बातें कही और पीएम मोदी के ऊपर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है और जो उन्होंने उस वायदे को याद दिलाने की कोशिश की जिस वायदे के मुताबिक ऐसा लगने लगा था कि बिहार के अंदर अब बदलाव आ जाएगा, स्पेशल स्टेट हो जाएंगे, नहीं तो कम से कम स्पेशल पैकेज के रूप में जो। तो आज भी लोग कहते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में 15 लाख नहीं आए। दूसरी बात, आज भी देखिए बिहार में जो आरा में जितनी घोषणाएं की गई और उतनी घोषणाएं का पैसा नहीं आया। सरकार लाख दावा कर ले, प्रधानमंत्री हमेशा जब आते हैं तो वो बातें कहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो मानते हैं इस चीज को कि नहीं वो सरकार का अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में महागठबंधन है, जन अधिकार पार्टी है। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव देखिए जिस वक्त अभी तो कोरोना का काल है, कोरोना के काल में कोई नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा और वो हर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे जाकर के वो जायजा ले रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। जो क्राउड रिपोर्ट पे जाएगा वो वहाँ उन कमियों को जरूर बताएगा और प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन दोनों ने बिहार के अंदर जो परिस्थितियां दावों और वादों और जुमलों में जो कहा है उसको जनता देख रही है। तो पप्पू यादव लगातार निशाना साध रहे हैं और आज भी किसी न किसी अस्पताल। जी गौतम, तो जिस तरीके से
ये स्थिति देखने को मिल रही है। पप्पू यादव भी पहुंच रहे हैं तमाम अस्पतालों में, ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं तमाम समस्याओं को। तो सीधे तौर से उन्होंने जिम्मेदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही इसका बताया है। और एक और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार से पप्पू यादव को यह मौका मिल गया है कि प्रधानमंत्री को फिर से वार करे, उनके पर फिर से निशाना साधे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और जाप सुप्रीमो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधित दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर लोजपा सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी की। ये मुद्दा हमारे पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष चाहता हुआ है और एक मेरे नेता का अपहरण हुआ पूर्णिया में। बिहार सरकार कहती है कि जंगलवाद स्थापित, अब जंगलवाद से बेसी जंगलवाद हो जाएगा सरकार में। और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार में किसी आदमी का इज्जत आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने डर से अपराधियों द्वारा बताए गए भुटहा मोड़ पर फिरौती की रकम पहुंचा भी दी, लेकिन फिर अपराधियों ने एलजेपी नेता को मौत के घाट उतार दी। आज सुबह उनकी लाश केनगर थाना क्षेत्र के भुटहा मोड़ के पास मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जुट गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर में बवाल किया। हम लोग को प्रशासन के आधार पर हमने जो एप्लीकेशन दिया, उसी दिन रात में 11 बजे रात में एप्लीकेशन दिया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सुस्ती थी प्रशासन की जिसकी वर्णन नहीं कहा जाए। आज जिस तरह से चुस्ती दिखा रहे हैं, अगर ये चुस्ती उसी दिन दिखाते तो आज ये घटना नहीं होती। आज हम लोग इस चौराहे पे नहीं रहते। पर बुला करके रास्ते में उठा लिया या जब निकला है इसके पीछे आदमी लगा करके साजिश के तहत इसको उठा लिया गया सर्किट हाउस के पास, बुझ गए। उससे उस दिन से बोल दिया कि हम लोग 1-2 घंटा में इसको भेज देंगे। वो सब मास्क लगाए हुए थे, अब उसमें कौन था नहीं था ऐसे हम लोग को समझ में आया नहीं। ताकि नेता आदमी है तो हम लोग कहीं। गिरिडीह जिले भर में कार्यरत पुलिस कर्मियों को कोरोना महामारी से बचाव और सही इलाज के लिए पपरवाटांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी शामिल हुए। इस नए अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया। यह अस्पताल फिलहाल 10 बेड का बनाया गया है और बाद में इसे 15 बेड में तब्दील किया जाएगा। हमारे गिरिडीह जिला के एसपी साहब के सौजन्य से यहाँ कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार और इनके साथ 4 कंपाउंडर, 2 नर्स डेडिकेटेड है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग जो है कोरोना पीड़ित होंगे उनका इलाज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत कम समय दे रहा है लोगों को लाइफ सेविंग बचाने के लिए। पुलिस लाइन में उद्घाटन किया। मेन मकसद है कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड से किसी तरह का हताहत नहीं हो। हम लोग इसी प्रयास में यहाँ पर लगे हुए थे और यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन और नेबुलाइजर और ऑक्सीमीटर, इमरजेंसी ड्रग्स सब यहाँ अवेलेबल है और हम लोग दिन रात से पुलिसकर्मियों को या किसी का भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं।
गिरिडीह के विधायक सुदिव्या सोनू की ओर से सदर अस्पताल में 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। 50 में से 20 सिलेंडर सदर अस्पताल में इस्तेमाल किए गए, जबकि 30 सिलेंडर एनएम कोविड अस्पताल में दिए गए। हालांकि अब अस्पताल से सिलेंडर की चोरी होने की बात सामने आई है। सिलेंडर चोरी होने की शिकायत उपाधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके आधार पर पुलिस इस सिलेंडर की छानबीन में जुटी है। विधायक महोदय के सौजन्य से और प्रशासन के सौजन्य से 50 जंबो सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर सदर हॉस्पिटल में है और 30 जो है एएनएम स्कूल कोविड सेंटर जो है बरमुरिया में है, वहाँ डाला है। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार और मंत्री हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को 5,292 वोट से पराजित किया। हफीजुल हसन को 1,10,812 मत मिले, तो वहीं बीजेपी के गंगा नारायण को 1,05,565 वोट मिले। बताते चले कि 17 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ था। 71.60% वोटिंग हुई थी। मधुपुर उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय थे। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की संख्या मात्र 6 है। अब दूसरे राज्यों के झारखंड के बारे में हम काम करते हैं, झारखंड के बारे में बोले। दूसरे में गए हैं, दूसरे राज्य में भी, बंगाल में गए, असम में गए, तो मेहमान बन के गए। हम तो अपना काम किए, वापस आए। वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, बोलना नहीं है हमको। लेकिन जब हमको झारखंड में हम सीमित थे, हम लोग गठबंधन की सरकार चलिए, गठबंधन के उम्मीदवार थे, वहाँ हम काम किए, दोनों तीनों पार्टी मिलकर काम किए हम लोग, और हमको सफलता मिली। जो हमको उम्मीद थी उसी अनुसार मिली। देखिए, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग परिस्थिति होती है। 8,000 के लगभग हमको लीड मिला है। कुछ परिस्थिति अलग अलग हो गई, कुछ हुआ होगा, क्या रियलाइज करें हम लोग, विशेषण करें हम लोग, क्या और कितना कम अंतर से हम जीते। एनालिसिस के बाद है, विशेषण करना चाहिए। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय अर्थ मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री डेली पैसेंजरी करते थे, ताकि बंगाल के संस्कृति को, बंगाल की सभ्यता को मिटाकर एक सांप्रदायिक उन्माद को वहां पर स्थान दिला सकते। उन्होंने हमें सम्मान दिया है, हम मधुपुर के जनता के आभारी हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के डिसीजन पर उन्होंने विश्वास जताया, गठबंधन के डिसीजन पर विश्वास जताया और हाजी साहब के सपने को साकार किया। तेजस्वी बाबू को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे अभियान को गति दी और आज जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं, जो सम्मान हमें मिला है, गठबंधन के सभी नेता, घटक दल और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास का फल है, एक एक कार्यकर्ता का फल है और सबसे ज्यादा मधुपुर की जनता का, जिन्होंने पुनः इस गठबंधन की सरकार पर, उनके लिए गए डिसीजन पर और हाजी साहब के सम्मान पर अपने मदर को लगाया। सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप जश्न न मनाएं, आप भारी संख्या में जमा ना हो, कोरोना के जो गाइडलाइन है WHO को, उसको फॉलो करें और आप इस जंग को जीतने में हमारा मदद करें। आप यहाँ से सीधे घरों को जाएं। तो मधुपुर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है और 5,247 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को हराया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उपचुनाव में देखने को मिल रहा था, कड़ी टक्कर दोनों ही उम्मीदवार के बीच में देखने को मिली थी, लेकिन कल जब नतीजे घोषित हुए
तो इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है, बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को हराया है। तो तीसरी बार झारखंड में उपचुनाव हुए और तीसरी बार बीजेपी ने हार दर्ज की, हार मिली है बीजेपी को। तो जो कार्ड बीजेपी की तरफ से मधुपुर उपचुनाव में खेला गया था, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड फेल हो गया। देखिए आज तक जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में अंततः जीत महागठबंधन की हुई और हफीजुल हसन अपने पिता की विरासत को मधुपुर में बचा पाने में सफल हुए। यह केवल हफीजुल हसन ने अपने पिता की विरासत को नहीं बचाया है, उन्होंने महागठबंधन की साख, महागठबंधन की प्रतिष्ठा और हेमंत सोरेन की मेहनत पर पानी फिरने से बचा लिया है। देखिए सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से अब तक के तीनों उपचुनाव में, चाहे दुमका की बात कर लें, बेरमो की बात कर लें या मधुपुर की बात कर लें, तीनों विधानसभा के उपचुनाव में सबसे अधिक अगर प्रतिष्ठा की कोई सीट बन गई थी तो वो थी मधुपुर। दुमका में बसंत सोरेन चुनावी मैदान में थे और बसंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी मैदान में थी। अगर हम बात कर ले बेरमो में, तो बेरमो में राजेंद्र सिंह के पुत्र चुनावी मैदान में थे, कुमार जयमंगल, और उनके खिलाफ योगेश्वर महतो बाटुल चुनावी मैदान में थे। तो इन दोनों दुमका और बेरमो की बजाय मधुपुर में जितनी प्रतिष्ठा दोनों गठबंधनों की लगी थी वो अब तक किसी भी उपचुनाव में नहीं थी। और सबसे अहम रोल अगर हम माने तो यह पहली बार ऐसा हुआ कि मधुपुर में चुनाव के दौरान, हालांकि यह उपचुनाव थे, महज 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। और सबसे मुख्य बात आपको बताने आस्था, 6 प्रत्याशी में एक 7वें ने भी बैकडोर से एंट्री मारी थी, उसकी भी बड़ी अहम भूमिका रही इन चुनाव में। और वह बैकडोर से जिस 7वें प्रत्याशी ने एंट्री मारी थी वह था नोटा, जिससे कुल 5121 मत प्राप्त हुए हैं और जीत और हार का अंतर 5247 मतों का है। तो आप देखें कि नोटा को जितने मत प्राप्त हुए हैं, जीत हार का अंतर है वह लगभग उतने मतों का है। तो कहा यह जा सकता है कि हालांकि चुनाव 6 प्रत्याशियों ने लड़ा था, लेकिन 7वें प्रत्याशी की वजह से गंगा नारायण की हार हो गई। जी बिल्कुल, जेएमएम उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी दोनों के लिए ही मधुपुर जो सीट थी वो साख का सवाल थी, क्योंकि बीजेपी पहले भी उपचुनाव हार चुकी है और जेएमएम जो उम्मीदवार थे वो मंत्री भी है और कहीं ना कहीं अपने पिता की और महागठबंधन की साख बजाने में भी कामयाब रहे हैं। तो इस दौरान क्या ये माना जा सकता है कि महागठबंधन का ये जो कार्ड था, कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट भी एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से लेने की कोशिश की जा रही थी वो भी सफल हुआ? अब देखें, जब जीत और हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, वो जीत के कारणों की समीक्षा महागठबंधन करेगा, हार के कारणों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी या पूरा का पूरा एनडीए कुनबा करेगा। जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो कई सारे रीजन, कई सारे लॉजिक सामने निकल कर आएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं महागठबंधन की जीत की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण यह रहा है कि हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद हफीजुल हसन को यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया था। तो एक सिंपैथी वोट था, लोगों की सहानुभूति थी और हाजी हुसैन ने उस इलाके में काम किया हुआ था। यह एक सबसे बड़ी वजह रही। दूसरी बड़ी वजह मान सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड यह कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मुस्लिमों ने एकजुट होकर हफीजुल हसन का साथ दिया और साथ ही हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो तमाम लोग एकजुट हुए थे। तीसरी वजह आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन, राज्य के मुखिया, उन्होंने जी जान से पूरी ताकत झोंकी थी, खुद कैंपेनिंग को देख रहे थे और उनके दिशा निर्देश में ही वहां पर कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार हुआ था। इसके अलावा चौथी वजह अगर बता दें तो महागठबंधन ने पूरी एकता के साथ इस चुनाव को लड़ा था।
कांग्रेस के तरफ से बात कर ले या राजद की तरफ से बात करने, वामपंथी दलों की तरफ से बात करने, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और अगर हम बीजेपी के या एनडीए के हार की बात करें तो सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि आजसू के गंगा नारायण को भाजपा में शामिल कराया जाना कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर या भाजपा के कैडर के अंदर यह भावना आई कि एक बोरो प्लेयर के द्वारा मैच को जीतने की कोशिश की जा रही है। जी। दूसरी बड़ी वजह आपको बता दें कि पूरे चुनावों के दौरान भाजपा 4 गुटों में बटी रही। नारायण दास के गुट में बटी रही, रणधीर सिंह के गुट में बटी रही, निशिकांत दुबे एंड कंपनी काम करते रहे जो गंगा नारायण को जिताने की कोशिश कर रहे थे, और चौथा और सबसे अहम गुट राज परिवार जिनका टिकट काटा गया था वो एक गुट रहा। तो भाजपा कहीं ना कहीं भीतर घात अंदरूनी गुटबाजी की वजह से परेशान रही। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह 2 प्रत्याशी, एक अशोक ठाकुर और दूसरा नोटा। अशोक ठाकुर ने भी बहुत अच्छे खासे वोट लाए, 3,921 वोट लेकर आए और 5,121 वोट लेकर नोटा आया। इन दोनों की वजह से भी भाजपा प्रत्याशी की हार हुई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आजसू प्रत्याशी बोरो प्लेयर के रूप में जो बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे, तो ये जो कार्ड खेला गया था ये बीजेपी के लिए भारी साबित हुआ, जिसकी वजह से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा और जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल हसन ने जीत दर्ज की। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो मधुपुर के उपचुनाव घोषित किए जा चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को हार का सामना करना पड़ा। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।